हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। माय नेम इज़ अनिरुद्ध सिंह राठौर। और लास्ट यूट्यूब सेशन में मैंने आपसे ओपिनियन दिया था कि एसएससी, जेई और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए मुझे कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव आस्क्ड फॉर सर्वेइंग। Okay, so here I am. I brought the surveying course, complete course on surveying for you, and this is to target SSC, JE and state engineering services examinations. Okay, so before we get started, let us talk about Unacademy Iconic subscription. आज के टाइम पे पूरे इंडिया में अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की टक्कर लेने वाला कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। कोई कोचिंग का कोई भी जो कोर्स होगा वो इसके कोई भी बैच होगा वो इसके आगे नहीं टिकता। लेट अस सी व्हाट आर द बेनिफिट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सबसे पहली बात, पर्सनल कोच। यू विल नॉट फाइंड पर्सनल कोच एनीवेयर एल्स। ठीक है। स्टडी प्लानर, आपका स्टडी प्लानर आपके लिए प्रिपेयर किया जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट पहले कौन सा बाद में। पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट सीरीज तो आपने बहुत दी रखी होगी, लेकिन आपको पर्सनलाइज्ड एनालिसिस कभी नहीं मिलता होगा। तो आपका जो कोच रहेगा वो आपको बताएगा कि आप जिस तरह से टेस्ट देते जा रहे हो उसका पैटर्न स्टडी करते हुए वो आपको बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा कि कौन से सब्जेक्ट्स या कौन से सब्जेक्ट्स के कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, उन वीक टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कौन से टॉपिक स्ट्रांग है तो आप उन पे कम ध्यान दोगे। तो इस तरह से पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस आपकी हेल्प करेगा। देन यू विल गेट अनलिमिटेड प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहो उतने क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। सो यू विल गेट अनलिमिटेड प्रैक्टिस। देन यू हैव स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। ओके, क्लासेस का स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल रहेगा, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, कंप्लीट नोट्स, क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग भी रहेगी। वॉट एवर टॉपिक्स यू डोंट अंडरस्टैंड उनके लिए आपका अलग से पर्सनलाइज ग्रुप रहेगा और एंड यू कैन आस्क, और आपके लिए एक डेडिकेटेड टीम रहेगी जो सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लियरिंग के लिए आपके पास है। सो यू विल गेट पर्सनलाइज डाउट क्लियरिंग ऑल्सो। देन बूस्टर सेशंस एंड वर्कशॉप्स। बूस्टर सेशंस क्या होते हैं? जो भी क्रिटिकल एरियाज हैं, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं और जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनके लिए अलग से आपको सेशंस दिए जाएंगे आपके स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। एंड देन ऑफ कोर्स यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस ऑल्सो। तो अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट्स जैसे कि लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग, अनलिमिटेड क्लासेस ऑफ एनी एजुकेटर, सब कुछ आपको इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। एंड दीज आर द एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ Unacademy Iconic subscription. So if you want to prepare for GATE and ESE, you can opt for this. And let's now proceed further. आगे बढ़ते हैं। तो सर्वेइंग का जैसा कि मैंने बताया कि सर्वेइंग का जो कोर्स रहेगा ये फुल कोर्स रहेगा, कंप्लीट कोर्स रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले कंटेंट्स देख लेते हैं। व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। तो फर्स्ट टॉपिक विल बी इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग। सेकंड विल बी एरर्स एंड एक्यूरेसी। मेरा ये मानना है कि बाकी के टॉपिक्स पे चलने से पहले एरर्स एंड एक्यूरेसी को समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चैप्टर में, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आप एरर्स के बारे में पढ़ते हो। तो एक पूरा टॉपिक अगर इसके ऊपर रहेगा तो आपको इन सारे एरर्स की ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है। सो नेक्स्ट, थर्ड विल बी लीनियर मेजरमेंट्स एंड चेन सर्वेइंग। देन वी विल हैव कंपास सर्वेइंग एंड देन वी विल हैव थियोडोलाइट, देन ट्रावर्सिंग, लेवलिंग, कंटूरिंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग, मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, टैक्योमेट्री एंड कर्व्स। तो इस टॉपिक में, इस वाले सब्जेक्ट में, सर्वेइंग के अंदर, सर्वेइंग पार्ट 1 आप चाहो तो कह सकते हो, इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो फोटोग्रामेट्री, जीआईएस, जीपीएस, जियोलॉजी, इनके लिए मैं अलग से कोर्स लेके आ जाऊंगा। दैट वी विल कवर इन हायर सर्वेइंग। बट लेट अस सी हाउ इज योर रिस्पॉन्स। आपको ये कोर्स कैसा लगता है उस पे बेस्ड होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग। तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक होगा डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग। देन वी विल स्टडी प्राइमरी डिविजन्स ऑफ सर्वेइंग एंड देन वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग एंड देन वी विल स्टडी स्केल्स। तो आज की क्लास में हम ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे। These two topics will be covered in today's class. These two topics will be covered in next class. और स्केल्स, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है तो एक पूरी क्लास डेडिकेटेड रहेगी सिर्फ स्केल्स के लिए। तो इस तरह से 3 क्लासेस के अंदर हम पहला चैप्टर खत्म कर लेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग। तो एज अ सिविल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव अगर आप छोड़ दो तो सर्वेइंग और कहां पर यूज होती है, सर्वेइंग किस लिए करते हैं, इन जनरल सेंस सर्वेइंग का मतलब क्या होता है। तो इन जनरल सेंस आपने कई बार देखा होगा ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट किए गए या फिर
पॉपुलेशन सर्वे किया गया, जैसे हर 10 साल में, हर डेकेड में एक सेंसस किया जाता है कंडक्ट, ठीक है। तो ये जो सर्वे का मतलब है, ये होता क्या है? सर्वे इज बेसिकली टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। तो किसी भी चीज के बारे में आपको और नॉलेज चाहिए होती है तो यू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। कंपनीज भी सर्वे करती हैं कस्टमर बिहेवियर से रिलेटेड, हम भी सर्वे करते हैं, सिविल इंजीनियर्स ऑल्सो सर्वे रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट से रिलेटेड अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन पता करना, दैट इज कॉल्ड एज सर्विंग। तो सर्विंग के अंदर बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पॉपुलेशन सर्वे का, उससे रिलेट करके हम देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग में सर्वे का इंपॉर्टेंस क्या है या क्या होता है। तो पॉपुलेशन सर्वे में सबसे पहले क्या किया जाता है, घर घर जाके लोग कलेक्ट करते हैं, जिनकी ड्यूटी रहती है वो घर घर जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कितने लोग हैं, क्या है, ठीक है। तो ये पूरा डेटा कलेक्शन हो गया। फिर इस डेटा को जितने भी जगह से डेटा लिया था सबको कलेक्ट किया, एक साथ असेंबल किया, एनालाइज किया, प्रोसेस किया और फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली, जैसे कि पिछले डेकेड में एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ क्या रही है, किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ रही है, अर्बन पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ है, रूरल पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ है, लिटरेसी रेट और ये सारी चीज़ें। तो ये सारी जब इंफॉर्मेशन निकलती है फिर इसके ऊपर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती है और उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है। तो उन पॉलिसीज के लिए ज़रूरी क्या था, ये डेटा का होना। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो भी होगा, जब आप उस प्रोजेक्ट को ग्राउंड पर उतारोगे उससे पहले आपको उस ग्राउंड की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड एज सर्विंग। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो किसकी, अर्थ की। तो अर्थ का जिस एरिया में आपका प्रोजेक्ट है, जिस एरिया तक लिमिटेड आपका प्रोजेक्ट है, उस एरिया की आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, टोपोग्राफी होगी, स्लोप होगा, लैंडस्केप किस तरह का है, ये सारी चीजें आप कलेक्ट करोगे। सो जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा प्रोजेक्ट इमेजिन करते हैं, अमेरिका से लेके इंडिया तक अगर अंडर सी केबल बिछानी है इंटरनेट के लिए तो उसके लिए सर्वे अलग तरह का रहेगा। अगर इंडिया के अंदर ही कोई प्रोजेक्ट है, मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, उसके लिए सर्वे अलग रहेगा। तो आप पहले तो ग्राउंड को स्टडी करते हो, अपनी अर्थ को स्टडी करते हो, जिस एरिया में आपका प्रोजेक्ट होना है उसको स्टडी करोगे, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट करोगे, उस इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज करोगे, प्रोसेस करोगे और मीनिंगफुल एक मैप बनाओगे जिसमें रेलिवेंट चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। अब इस मैप के ऊपर वो आप रेलवे रूट या फिर रोडवे का रूट या फिर कोई भी मेगा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है, आप उसकी डिजाइनिंग करोगे उस मैप के ऊपर। जब ये पूरी डिजाइनिंग हो जाएगी कि कैसा लेआउट होना है, क्या होना है, ये सब कुछ, देन यू विल हैव टू प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एज वेल, ठीक है। तो सर्वे का मतलब हो गया सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपको अर्थ के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं उनकी 3 डायमेंशनल रिलेटिव पोजीशंस पता करनी है। अर्थ के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं उनकी 3 डायमेंशनल रिलेटिव लोकेशन पता करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेसिकली सिर्फ इतना है कि आपको अर्थ की टोपोग्राफी का पता करना है। रिलेटिव पोजीशंस, कहीं पर घड़ है, कहीं पर पेड़ है, कहीं पर पॉन्ड है, कहीं पर पहाड़ है, तो इसकी रिलेटिव पोजीशंस आप पता करते हो। तो बेसिकली यू आर असेसिंग द टोपोग्राफी ऑफ दैट एरिया। उस एरिया, उस टोपोग्राफी को आपने प्लान पे उतारा, प्लान के ऊपर आपने डिजाइनिंग की, उस डिजाइनिंग को वापस से आपने ग्राउंड पे उतारा, ठीक है। तो ये पूरा काम होता है सर्विंग के अंदर। सो लेट अस डिफाइन सर्विंग नाउ। तो सर्विंग की डेफिनेशन जो होगी क्या होगी, सर्विंग में बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के सरफेस पे जो भी नेचुरल फीचर्स हैं या जो भी मैन मेड फीचर्स हैं उनकी 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप रिलेटिव पोजीशन पता करते हो। तो बेसिकली आपने टोपोग्राफी पता की, फिर आप डिजाइनिंग करोगे, मतलब ये इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की आप इसको प्रोसेस करोगे, मैप बनाओगे, डिजाइनिंग करोगे, डिजाइनिंग करने के बाद वापस से आपको इन पॉइंट्स को, जो आपने नए पॉइंट्स डिजाइन किए हैं, इनको आपको फील्ड पे उतारना पड़ेगा। तो वो भी सर्विंग का पार्ट होगा। तो सर्विंग के अंदर एक और चीज आ जाती है, क्या आ जाती है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड विच आर प्री डिटरमाइंड ऑन पेपर या मैप के ऊपर जो भी पॉइंट्स आपने प्री डिटरमाइन कर रखे हैं उनको वापस से ग्राउंड पे उतारना, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ सर्विंग। आई होप आपको सर्विंग क्या होती है ये पता लग गया, आइडिया लग गया कि सर्विंग बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के अंदर क्या होती है और क्या हम करते हैं इसके अंदर। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट इज प्राइमरी डिविजन्स ऑफ सर्विंग। जैसे कि आप यहां पर 2 फोटोज देख रहे हो, ठीक है।
इन्हीं दो फोटोज में पूरा प्राइमरी डिविजन्स ऑफ सर्विंग डिफाइन हो जाएगा। नाउ इसको समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपका सर्विंग का एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, द एरिया इज वेरी लार्ज। अगर एक बड़े लार्ज एरिया के अंदर आप सर्विंग कर रहे हो, जैसे कि किस तरह की सर्विंग होगी, आपको सपोज पूरे इंडिया का मैप बनाना है, या फिर यूएसए से इंडिया तक आपको अंडरग्राउंड सी केबल से आपको अंडरग्राउंड सी केबलिंग करनी है, या फिर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मिसाइल लॉन्च करनी है, ठीक है, तो आपको अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं? जब इतना बड़ा लार्ज प्रोजेक्ट होगा तो आपको अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो अर्थ के कर्वेचर को अगर आप कंसीडर करते हो, दैट इज कॉल्ड एज जियोडेटिक सर्विंग। लेकिन अगर आपका जो एरिया है वो स्मॉल है, स्मॉल स्केल पे सर्विंग कर रहे हो आप, तो क्या होगा कि आप अर्थ की टेरेन को एक फ्लैट टेरेन मान सकते हो, आप एक प्लेन सरफेस मान सकते हो, बिकॉज अर्थ का कर्वेचर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, रेडियस इज वेरी लार्ज, है ना, और कर्वेचर बहुत कम होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट वेरी स्मॉल कर्वेचर, अगर आप छोटे मोटे एरिया के लिए सर्विंग कर रहे हो, यू कैन ट्रीट इट एज प्लेन सरफेस, ठीक है। तो अगर आप अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हुए सर्विंग कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज जियोडेटिक सर्विंग। और अगर आप अर्थ के सरफेस को प्लेन सरफेस लेते हुए कंसीडर कर रहे हो, तो that is called as plane surveying. तो basically these are the two primary divisions of surveying. One is geodetic surveying and one is plane surveying. Let us see इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो प्लेन सर्विंग जैसा कि अभी डिस्कस किया, यहां पर क्या होगा, अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड एज प्लेन। अर्थ के सरफेस को हम एक प्लेन या फ्लैट सरफेस कंसिडर करेंगे ना। उस फ्लैट सरफेस के ऊपर भी देयर विल बी अंड्यूलेशंस, बट दोज अंड्यूलेशंस विल बी प्रोजेक्टेड ऑन अ प्लेन। और फिर आप मैप पे देखोगे, तो जब भी आप मैप देख रहे हो, आप शिमला से मनाली के बीच का अगर डिस्टेंस देखोगे, तो वो जो डिस्टेंस होगा दैट इज प्रोजेक्टेड ऑन द कर्व, ठीक है, क्योंकि वो लार्ज डिस्टेंस है। लेकिन अगर वो स्मॉल डिस्टेंस है, एक ही पहाड़ के ऊपर है, तो आप उसको एक फ्लैट एरिया के ऊपर भी प्रोजेक्टेड समझ सकते हो, ठीक है। तो 3 डायमेंशन, अब मैप जो होता है आपके पास, जो भी आपने मैप बनाया वो 2 डायमेंशनल होता है। तो 2 डायमेंशनल मैप का मतलब होता है कि आपने सारे कोऑर्डिनेट्स को एक प्लेन पे प्रोजेक्ट किया और उसके बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस आप देख रहे हो, ठीक है। तो अगर एरिया छोटा है तो हम प्लेन सर्विंग कंसीडर करेंगे और अर्थ के सरफेस को हम फ्लैट मानेंगे। अगर एरिया बहुत बड़ा है हमारा सर्विंग का, देन वी विल कंसीडर द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ सरफेस के कर्वेचर को भी अकाउंट में लेंगे एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज जियोडेटिक सर्विंग। नाउ प्लेन सर्विंग कब अडॉप्ट करते हैं? सिंपल है, इट इज अडॉप्टेड व्हेन डीलिंग विद द स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का पोर्शन अगर स्मॉल है, स्मॉल एरिया के लिए कंसीडर कर रहे हैं, देन वी कंसीडर प्लेन सर्विंग। एंड जियोडेटिक सर्विंग इज जब हम लार्ज मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं और हाई प्रिसीजन की बात कर रहे होते हैं, देन वी कंसीडर जियोडेटिक सर्विंग। ओके, सो आई होप प्लेन सर्विंग और जियोडेटिक सर्विंग के अंदर भी आपको डिफरेंस क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये पॉइंट्स आपके एसएससी जेई और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, समझते हैं क्या पॉइंट्स हैं ये। ओके, so first point, generally geodetic surveying is considered for area greater than 200 to 250 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आपका एरिया 200 से 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तब आप जियोडेटिक सर्विंग पे जाते हो, और इससे कम एरिया रहता है तब आप प्लेन सर्विंग कंसीडर करते हो। अब अलग अलग सोर्सेज में ये वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग दी हुई हैं, जैसे कि ये 200 किलोमीटर स्क्वायर आपका मेंशन्ड है NPTEL पे, और 250 किलोमीटर स्क्वायर जब आप एसएससी और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एनालाइज करते हो, तो आप उन क्वेश्चंस के एनालिसिस से ये समझ में आता है कि वो लोग ये वाली वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप 250 किलोमीटर स्क्वायर याद रख लो, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ऑप्शंस को लेके जुडिशियस होना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस आते हैं उस हिसाब से आपको खुद का जजमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कौन सा वाला कंसिडर किया जा रहा होगा, ठीक है। अगर सपोज 250 किलोमीटर स्क्वायर ऑप्शंस में ही नहीं है, करेक्ट आंसर विल बी 200, ठीक है। अगर ये दोनों है तो यू विल टेक 250 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, हमने इतने बड़े एरिया से, मतलब इससे अगर ज्यादा एरिया है तभी हमने जियोडेटिक कंसीडर किया है, इससे कम एरिया होगा तो हमने प्लेन सर्विंग कंसीडर किया है। तो
इसका जस्टिफिकेशन क्या है, कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि इससे कम के एरिया को हम प्लेन सरफेस मान के हम सर्विंग कर सकते हैं। तो जस्टिफिकेशन आप देखो कि अर्थ का रेडियस बहुत ज़्यादा है, अर्थ का जो रेडियस है वो इतना ज़्यादा है कि कर्वेचर बहुत कम आता है। तो अगर आप एक कॉर्ड लेते हो, लेंथ ऑफ आर्क लेते हो अर्थ के सरफेस के ऊपर, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर आप इस कर्व सरफेस पे एक आर्क लेते हो जिसकी लेंथ है 12 किलोमीटर लॉन्ग, तो 12 किलोमीटर लॉन्ग ये आर्क हो गई। और अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप एक कॉर्ड बना देते हो तो इन दोनों की लेंथ में डिफरेंस आता है सिर्फ 1 सेंटीमीटर का। अब जितनी ज्यादा बड़ी आर्क होती जाएगी, ये डिफरेंस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो 12 किलोमीटर के डिफरेंस तक आपको डिफरेंस कितना देखने को मिलता है, 12 किलोमीटर की आर्क लेंथ तक आपको सिर्फ 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर इतना बड़ा एरिया ले रहे हैं तो हम प्लेन सर्विंग कंसीडर कर सकते हैं विदाउट मच एरर, कोई एरर इंट्रोड्यूस होगा नहीं। 12 किलोमीटर में 1 सेंटीमीटर का एरर आप सोच सकते हो। इमेजिन करो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस और इमेजिन करो 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस, ठीक है। तो यू कैन कंसीडर फॉर दिस एरिया प्लेन सर्विंग, ओके। इसके अलावा एक और, the difference between the sum of the angles in a plane triangle and sum of angles in a spherical triangle is only 1 second for an area of triangle 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। अब इसका मतलब समझने के लिए हम पहले स्फेरिकल ट्राइंगल क्या होता है वो समझते हैं। प्लेन ट्राइंगल आप सब लोग जानते हो, स्फेरिकल ट्राइंगल क्या होता है इसका मतलब समझते हैं। देखो स्फेरिकल ट्राइंगल जो बनता है वो 3 ग्रेट सर्कल से बनता है। अब ग्रेट सर्कल क्या होता है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस से कि ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर, अर्थ के सेंटर से पास होते हुए मैंने अर्थ के सेंटर से पास होते हुए कट लगाया, ठीक है। तो ये जो कट दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, ये जो कट है जो अर्थ के सेंटर से पास हो रहा होगा, तो अर्थ के सरफेस पे जो कट दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज ग्रेट सर्कल। अब यहां पर तो ये इक्वेटर है, यहां पर ये इक्वेटर है, सो इक्वेटर इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट सर्कल। अब ये ग्रेट सर्कल कैसे भी हो सकता है, मैं अगर यहां से काटूं इस तरह से, कंडीशन ये है कि जब मैं कट करूंगा तो ये कट अर्थ के सेंटर से पास होते हुए जाना चाहिए। तो अर्थ के सरफेस पे जो कर्व बनेगा, जो कट बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेट सर्कल। तो यहां पर हम देख रहे हैं कितने ग्रेट सर्कल हैं, दीज आर 3 ग्रेट सर्कल्स। तो ये 3 ग्रेट सर्कल्स मिलके ये जो 3 ग्रेट सर्कल्स हैं, ठीक है, ये 3 ग्रेट सर्कल अगर मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं तो ये कैसा होगा, एक स्फेरिकल ट्राइंगल होगा। दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड एज स्फेरिकल ट्राइंगल। तो आप अर्थ के सरफेस पर देखो कि एक कर्व यहां से गया, एक कर्व यहां से गया और एक कर्व यहां से गया, ये 3 मिलके क्या बन गया, एक स्फेरिकल ट्राइंगल, ठीक है। तो स्फेरिकल ट्राइंगल के ये जो तीनों पॉइंट्स होंगे, इन तीनों पॉइंट से अगर जैसे ये लाइन है, ठीक है, और अर्थ सरफेस से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये अर्थ के सेंटर पे जाके मीट करेंगे। और ये जो पूरी लाइन होगी, ठीक है, ये जो ग्रेट सर्कल बन रहा है, इस लाइन के हर पॉइंट पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो अर्थ के सेंटर पे जाके मीट करेगा, ठीक है, अर्थ के सेंटर पे जाके मीट करेगा। तो इस तरह से बनना चाहिए। आपने अगर यहां पर एक सर्कल बना दिया ना और उससे स्फेरिकल ट्राइंगल बनाया, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्फेरिकल ट्राइंगल। तो स्फेरिकल ट्राइंगल की कंडीशन आपको समझ में आ गई, ठीक है। इट शुड बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अ ग्रेट सर्कल, ठीक है। तो यहां पर 3 ग्रेट सर्कल हैं और इन 3 ग्रेट सर्कल से आपको मिल रहा है एक स्फेरिकल ट्राइंगल ABC। अब इस स्फेरिकल ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं अल्फा, बीटा और गामा दिखाई दे रहे हैं। अब प्लेन ट्राइंगल कैसा होता है, दैट ऑल्सो यू नो ऑलरेडी। प्लेन ट्राइंगल होता है 3 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता हुआ, ठीक है। तो अगर इसी स्फेरिकल ट्राइंगल में अगर मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं इनको, इफ आई ज्वाइन देम विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तीनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूंगा तो वो बन जाएगा एक प्लेन ट्राइंगल, ठीक है। तो वो ABC, ये एक प्लेन ट्राइंगल होगा। नाउ स्फेरिकल ट्राइंगल के एंगल्स क्या है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, दीज आर द एंगल्स ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल। और यहां पर इसके एंगल हम बोल देते हैं लेट अस से एंगल A, एंगल B और एंगल C, ठीक है। अब आप एक बात समझो, ये बात तो खैर आपको पहले से पता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है। एक प्लेन ट्राइंगल के एंगल्स का, एक प्लेन ट्राइंगल के लिए सम ऑफ एंगल्स
विल बी 180 डिग्री, ठीक है, दिस यू ऑलरेडी नो। अब आप ये बात समझो कि जैसे जैसे स्फेरिकल ट्राइंगल का एरिया बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ये एंगल्स भी बढ़ते जाएंगे। यहां पर आपने स्फेरिकल एंगल जितने भी देखे सारे के सारे प्लेन एंगल से बड़े हैं। अल्फा इज ग्रेटर देन एंगल ए, बीटा इज ग्रेटर देन एंगल बी एंड गामा इज ग्रेटर देन एंगल सी। ओके, तो ऑल दीज एंगल्स आर ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग प्लेन ट्राइंगल एंगल्स। तो इनका सम डेफिनेटली 180 डिग्री से ज्यादा होगा। और जैसे जैसे ये स्फेरिकल ट्राइंगल का एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनकी वैल्यूज भी बढ़ती जाएगी। ओके, तो पिछले पॉइंट में हमने देखा था अगर स्फेरिकल ट्राइंगल का एरिया यहां पर अर्थ के ऊपर जो स्फेरिकल ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया अगर 195 या 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होता है, कई बुक्स में 195 दिया है, कई बुक्स में 195.5 दिया है, कुछ में 200 भी दिया है, पर हम 195.5 लेंगे, एनपीटीईएल का डेटा है। तो अगर स्फेरिकल ट्राइंगल का एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो इन दोनों के बीच के एंगल का जो डिफरेंस निकल के आता है वो आता है सिर्फ 1 सेकेंड। तो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर के स्फेरिकल ट्राइंगल के एरिया के सम ऑफ एंगल्स कितना होगा? 180 डिग्री 0 मिनट्स 01 सेकेंड्स। एक मिनट, जीरो 1 सेकेंड्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस कितना आया? सिर्फ 1 सेकेंड का। 1 सेकेंड, आप 1 डिग्री सोचो कितनी छोटी होती है, 1 मिनट उसका कितना छोटा होगा, 1 सेकेंड उसका कितना छोटा पार्ट हो जाएगा। तो इन एंगल में डिफरेंस कितना आया? सिर्फ 1 सेकेंड का। तो इसीलिए विदाउट एनी एरर, विदाउट मच एरर, हम एक बड़े से एरिया के लिए 250 किलोमीटर स्क्वायर तक के एरिया के लिए हम अर्थ के सरफेस को एक प्लेन सरफेस कंसिडर करके हमारा सर्वेइंग वर्क कैरी आउट कर सकते हैं। उससे ज्यादा बड़ा एरिया होगा देन वील ऑफ कोर्स वी हैव टू कंसिडर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। तो 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम एरिया के लिए आप सर्विंग कर रहे हो, कौन सी सर्विंग होगी? प्लेन सर्विंग। 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा के एरिया के लिए आप सर्विंग कर रहे हो, कौन सी सर्विंग होगी? जियोडेटिक सर्विंग। ठीक है। अब एक चीज और आती है जो कि मैंने अभी डिस्कस नहीं की, लेट मी डिस्कस दैट ऑल्सो। देखो, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट। तो अर्थ सरफेस का कर्वेचर हमें अकाउंट में लेना है। अर्थ सरफेस बेसिकली होता कैसा है? व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ सरफेस? अर्थ सरफेस अब तक आपने सुना होगा, सब लोग कहते हैं स्फीयर। मतलब जब स्कूल लाइफ में थे तब तक सब लोग कहते हैं कि अर्थ इज स्फेरिकल, अर्थ को हम स्फेरिकल एज्यूम करते हैं, बट एक्चुअली अर्थ इज नॉट अ स्फेरिकल, अर्थ इज समथिंग एल्स। देखो, अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है, इस रोटेशन की वजह से क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ओके, तो जितना ज्यादा रेडियस होगा, मतलब ये एक्सेस, यहां से एक्सेस जा रही है और इस एक्सेस के अबाउट जितना ज्यादा रेडियस होगा तो सेम एंगुलर वेलोसिटी के लिए उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा लीनियर वेलोसिटी कहां पर होगी? आप खुद सोच सकते हो कि ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पे है, ज्यादा तेजी से नहीं घूम रहा, और ये वाला पॉइंट थोड़े से कम स्पीड से घूम रहा है, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा स्पीड से घूम रहा है। तो जहां पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी वहां पर सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है? ऑब्जेक्ट्स को इसकी सेंटर से दूर लेके पुश करती है, ठीक है। तो यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रही होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है, जो कि सारे ऑब्जेक्ट्स को आउटवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है, उसकी वजह से क्या हो गया है धीरे धीरे कि अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो कर्वेचर है, वो पोल्स पे फ्लैट हो गया है, नियर अबाउट फ्लैट, और इक्वेटर की डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ गया है। तो अर्थ का सरफेस अगर आपको एग्जामिनेशन में आए तो आप लिखोगे ऑब्लेट स्फीयरॉइड। इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑब्लेट स्फीयरॉइड। दोबारा से एक्सप्लेन करें, जब भी किसी बॉडी का रोटेशन होगा, रोटेशन की वजह से उसके ऊपर एक आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि लगातार अर्थ के ऊपर भी एक्ट कर रही है, जो कि इक्वेटर पर इन सारी चीजों को पुश कर रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इस वजह से हुआ क्या है कि पोल्स पे थोड़ी बहुत फ्लैट हो गई है,
थोड़ा बहुत फ्लैट हो गई है और इक्वेटर पे थोड़ी सी ज़्यादा बल्ज आउट हो गई है, ठीक है। तो वैसे तो स्फेरिकल होती, लेकिन हुआ क्या कि ये इक्वेटर पे पोल्स पे फ्लैट और इक्वेटर पे बल्ज आउट होने की वजह से इसको हम कहते हैं ऑब्लेट स्फीयरॉइड। एग्जाम में अगर पूछा गया व्हाट इज द अर्थ सरफेस, स्फीयर भूल के भी टिक मत करना, करेक्ट आंसर विल बी ऑब्लेट स्फीयरॉइड। वैसे अर्थ का सरफेस एक्चुअली ऑब्लेट स्फीयरॉइड भी नहीं होता, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा इस तरह से है, तो हम उसे जियोइड बोलते हैं, जियोइड, जियोइड, ठीक है। तो अब आप सोच सकते हो कि जियोडेटिक सर्वेइंग में अर्थ का सरफेस कंसीडर किया जाता है एज अ जियोइड, ट्रू सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जियोडेटिक सर्वेइंग, ठीक है, क्लियर है। ऑब्लेट स्फीयरॉइड और जियोइड अगर दोनों ही आ गए ऑप्शन में तो आप क्या करोगे, देन यू विल टेक जियोइड। वैसे ऐसा होता नहीं है, इतने जालिम नहीं है वो लोग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये वाला पार्ट क्लियर है, आई थिंक ये वाला पार्ट भी क्लियर है आपको, स्फेरिकल ट्राइंगल और प्लेन ट्राइंगल के बीच का डिफरेंस क्लियर है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल ट्राइंगल। ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, ये वाले पॉइंट हैं, ये एसएससी जेईई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो स्फेरिकल ट्राइंगल वैसे तो आप जब मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर आप दोबारा से याद कर लो, रिवाइज कर लो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। So each angle is less than pi or 180 डिग्री और टू राइट एंगल्स। हर एक एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से कम होगा स्फेरिकल ट्राइंगल का, ठीक है। समेशन ऑफ ऑल द एंगल्स विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 180 डिग्री, और उसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, वो जितना ज्यादा बड़ा एरिया होता जाता है उस पर डिपेंड करता है। पर कोई भी एंगल अल्फा हो या बीटा हो या गामा हो, सब के सब 180 डिग्री से कम रहेंगे, ठीक है। दे विल बी, तो टू राइट एंगल्स भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, या 180 डिग्री भी बोला जा सकता है, या पाई भी बोला जा सकता है, ठीक है। कोई सारे के सारे एंगल, ईच एंगल विल बी लेस देन 180 डिग्री। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स विल बी लेस देन 3 पाई। तीनों के तीनों एंगल 3 पाई से कम रहेंगे, या 540 डिग्री भी आप बोल सकते हो, या 6 राइट एंगल्स बोल सकते हो। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी लेस देन 3 पाई या 540 डिग्री, एंड दे विल बी ग्रेटर देन पाई और 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये तो आपके प्लेन ट्राइंगल में भी होता है, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देन नेक्स्ट, स्मॉलर एंगल इज अपोजिट टू स्मॉलर साइड। जैसे प्लेन ट्राइंगल में भी आप देखो, ये वाला एंगल स्मॉल है तो इसके अपोजिट स्मॉल साइड है, ये वाला एंगल बड़ा है इसके अपोजिट बड़ी साइड है, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ द थ्री साइड्स इज लेस देन द सर्कमफेरेंस ऑफ ग्रेट सर्कल, ठीक है। तो यहां पर 3 ग्रेट सर्कल से मिलके हमारा स्फेरिकल ट्राइंगल बन रहा है, तो तीनों साइड्स का जो समेशन होगा वो एक ग्रेट सर्कल से कम होगा, इट विल बी लेस देन द ग्रेट सर्कल। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप दीज आर क्लियर। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, लेट अस सी सम ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। तो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, 2 टॉपिक्स जो हमें कवर करने थे वो आज की क्लास में कवर कर लिए, हम इनके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस वी विल सी, और बाकी के क्वेश्चंस आई विल अर्ज यू टू प्रैक्टिस। और आपके लिए एक और इनिशिएटिव है जो कि स्पेशल क्लासेस पे चल रहा है। स्पेशल क्लासेस पे मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एसएससी जेईई में और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में, वो सारे के सारे स्पेशल क्लासेस में कवर कर रहा हूं। तो उन क्वेश्चंस को देखते जाइए, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो वहीं पर आप लाइव मुझसे डाउट पूछ सकते हो, तुरंत की तुरंत मैं आपका डाउट क्लियरिंग भी कर दूंगा। तो स्पेशल क्लासेस में जरूर जुड़िए, मेरा टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाया करेगी। So let us now move on to the questions. First question, let us see. In a spherical triangle, the sum of, assertion reason है तो definitely ये engineering services का question है। In a spherical triangle, the sum of the 3 sides is always less than the circumference of great circle. Okay, correct है ये, अभी अभी देखा था हमने। Then next, sum of the 3 angles of a spherical triangle is greater than 2 right angles but less than 6 right angles. Yes, this is also correct. This also we have seen. तो ये दोनों ही इंडिविजुअली करेक्ट हैं, but they are not related to each other.
ठीक है, इंडिपेंडेंट है। सो ऑप्शन ए कहता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये अपने आप में अलग स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। सो बी ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यस, तो ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो सी और डी को देखने की जरूरत ही नहीं है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ गड़बड़ है, ठीक है, यहीं से चलते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रिक्वायर्स जियोडेटिक सर्वेइंग। देखते हैं ऑप्शंस क्या है। हॉरिजॉन्टल कर्व रेंजिंग, वर्टिकल कर्व रेंजिंग, सर्वे ऑफ अ कंट्री या रिकनेसेंस सर्वे। सो डेफिनेटली सर्वे ऑफ अ कंट्री। एक जियोडेटिक सर्विंग कहां पर रिक्वायर्ड है, एक पूरे के पूरे देश का अगर आपको सर्वे करना है, दैट मींस दे आर सेइंग दैट एरिया इज वेरी लार्ज। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The type of surveying in which the curvature of earth is taken into account is called geodetic surveying। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले ही ऑप्शन। Geodetic surveying is the surveying in which curvature of earth is taken into account। Next question, knowledge of surveying is significant for laying underground pipelines। हाँ, उसके लिए सर्वेइंग की रिक्वायरमेंट होगी। टाउन प्लानिंग के लिए बिल्कुल, डेफिनेटली। लेइंग ऑफ कैनाल्स, यस, डेफिनेटली। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ देम। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The curvature of the earth surface is taken into account if the extent of survey is more than। तो यहां पर वो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दिखाई थी उनका यूज आ जाएगा। ओके, तो यहां पर जिस तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, इन ऑप्शंस के हिसाब से, एसएससी का क्वेश्चन है, ऑप्शंस के हिसाब से बेस्ट आंसर आपको टिक करना है 260 किलोमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिस विल बी द बेस्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सर्वे इन विच कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। ओके, जियोडेट, ये फिर से रिपीट हो गया, तो ये आया है एसएससी में 2 बार। जियोडेटिक सर्वेइंग इज द करेक्ट आंसर। पिछली बार शायद ईएसी का था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ एन आर्क एंड ए सबटेंडेड कॉर्ड ऑन अर्थ सरफेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर। तो मैंने आपको बताया था 12 किलोमीटर के लिए, तो 12 किलोमीटर के लिए कितना डिस्टेंस, कितना डिफरेंस आता है, 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आता है, यानी आप 10 mm बोल सकते हो। तो 18.5 के लिए आप यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो, इट विल बी 15 मिलीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी 15 मिलीमीटर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, let me choose another method। okay, so next question, geodetic surveying is different from plane surveying because of। okay, तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास। which is the correct option? curvature of the earth is considered। okay, curvature of the earth is considered। देखो, very large area is covered, ये it is not the main reason। मेन रीजन इज वो जियोडेटिक सर्वेइंग के अंदर आप कर्वेचर ऑफ द अर्थ कंसीडर करते हो। अगर आप एक बहुत लार्ज एरिया सर्वे कर रहे हो लेकिन फिर भी आप कर्वेचर को कंसीडर नहीं कर रहे हो तो वो भी प्लेन सर्वेइंग कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ प्लेन ट्राइंगल एंड स्फेरिकल ट्राइंगल फॉर एन एरिया ऑफ 195 किलोमीटर स्क्वायर ऑन द अर्थ सरफेस। सो दैट विल बी 1 सेकेंड। नेक्स्ट, in geodetic surveying sum of angles in degree of a spherical triangle should not be greater than। तो geodetic surveying में sum of angles of a spherical triangle should not be greater than 540 डिग्री और 6 right angles और 3 पाई, राइट। सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आज हमने देखे। तो हमने 2 यूनिट्स कवर किए आज सर्वे के, 2 यूनिट्स नहीं, 2 टॉपिक्स कवर किए आज सर्वेइंग के, और हमने इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। सो आई होप ये सेशन आपको फ्रूटफुल लगा, आपको अच्छा लगा, मज़ा आया। सो थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।
आज की क्लास के लिए इतना ही। लेट्स क्रैक इट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।